प्रिय पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज आप कार्ल मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद में तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। यूँ तो मार्क्स ने हीगल की प्रणाली को स्वीकार किया था और हीगल के द्वंद्ववाद को, जो उनकी प्रक्रिया है, उसको स्वीकार किया था, लेकिन दोनों में पर्याप्त समानता और पर्याप्त भिन्नता है। दोनों के द्वंद्ववाद में पर्याप्त भिन्नता है। समानता केवल इतनी ही है कि दोनों ने विकास की प्रक्रिया को वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति से गुजरता हुआ माना। सबसे पहले यहाँ आपको एक प्रमुख बात, जो मैंने एक चार्ट डाल रखा है, इस चार्ट से आपको देखना है कि मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद में क्या अंतर है। मार्क्स भौतिकवादी थे, प्रत्यक्षवादी थे, और हीगल भाववादी और आदर्शवादी थे। हीगल की मान्यता थी कि संसार का विकास, जो भी बाह्य विकास है, वो निरपेक्ष विचार से शासित व संचालित होता है। और मार्क्स की मान्यता थी कि जो देखा नहीं जा सकता, जो जिसका परिवर्तन संभव नहीं है, और वो प्रत्यक्षवाद पर आधारित था। मार्क्स ने हीगल की द्वंद्ववाद प्रणाली में विश्वास भी किया और सम्मान की दृष्टि से भी उसे देखा, लेकिन वे हीगल के द्वंद्ववाद में पाई जाने वाली कल्पना आदर्श आध्यात्मिक तथ्य को अस्वीकार किया है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को अपने तरीके से ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि हीगल के हाथों में द्वंद्ववाद रहस्यमय बन गया है। हीगल की कृतियों में द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है, मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया है। यदि आप रहस्यमय खोल में तार्किक सार तत्व को खोजना चाहते हैं तो आपको उसको बिल्कुल ही पलट देना पड़ेगा। अर्थात उन्होंने वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को स्वीकार किया और जो उनका मूल तत्व तो उनको नहीं स्वीकार किया। इस प्रकार हीगल का द्वंद्ववाद विचार की प्रक्रिया से संबंधित है और उसका आधार आध्यात्मिक है, और मार्क्स का पदार्थ से शुरू होता है। यहाँ देखिए एक चार्ट डाला हुआ है और आप देखेंगे हीगल का है आत्म, विचार और चेतना, और पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व। इसको जो अभी आपने पढ़ा कि मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया है, तो पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व और आत्म, विचार और चेतना, यानी जो यहाँ पर आपके सामने है कि हीगल का द्वंद्ववाद विचार को मूल मानकर समस्त घटनाक्रम को मान रहा है, और मार्क्स जगत को एक वास्तविकता, एक सत्य मानते हैं। और ये जो आपके सामने है कि पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने ब्रेन को भेजा कहा, और उन्होंने कहा एक वो पदार्थ है और वो विचार करता है, सोचता है। अस्तित्व प्राथमिक है, यदि अस्तित्व नहीं हुआ तो हम जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या और जो भी विचार की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी। अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? पेट भरने पर। यदि व्यक्ति का पेट भरा होगा, यानी जब वो जीवित रहेगा तभी वो कुछ सोच पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा आत्म, विचार और चेतना, ये सब इहलोक परलोक और ये सब बाद की बातें हैं। पहले तो व्यक्ति को अस्तित्व प्राथमिक है और पहले व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा पदार्थ प्रमुख है और पदार्थ के सहारे विचार विकसित करता है। यहाँ जो नीचे है आत्म, विचार और चेतना, वो कहते हैं कि आत्म कैसी है? रहस्यमय ये किसी ने नहीं देखी कि आत्म कैसी। उन्होंने कहा विचार आत्म को आता है और वही चेतना को निर्धारित करता है, और फिर सब कुछ पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व बाद में है। उन्होंने कहा अस्तित्व पहले है, यदि अस्तित्व बना रहेगा, यदि व्यक्ति जीवित रहेगा तभी वो कोई कार्य कर पाएगा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा हीगल के द्वंद्ववाद का आधार क्या है? विचार, और मार्क्स के द्वंद्ववाद का आधार भौतिक पदार्थ है, और बाह्य विश्व का प्रभावी आंतरिक विचारों का निर्माण करता है। विचार से पदार्थ का जन्म नहीं होता, वरन पदार्थ से विचार का जन्म होता है। मनुष्य की चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निश्चित नहीं करती, अपितु मनुष्य की चेतना ही उसके सामाजिक अस्तित्व द्वारा निर्धारित होती है। वो कैसा है, वो क्या कार्य करेगा, यदि उसका जीवन सरलता से व्यतीत हो रहा है तो वो तब वो इहलोक की बात सोचेगा। यदि पेट भरा होगा तब वो ईश्वर की कल्पना करेगा। हीगल का मार्क्स का द्वंद्ववाद चाहे कितना भी समान हो, मार्क्स मान रहे हैं कि विकास संघर्ष और द्वंद्व के कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं, और वो कहते हैं वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में इस टकराव से, संघर्ष से विकास को गति मिलती है, और होता है ये संघर्ष होगा और अंतिम वाद की स्थापना कभी नहीं हो पाती है। हीगल के विकास का अंतिम चरण
विचार की अनुभूति और मार्क्स के लिए विकास का अंतिम चरण एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। इसीलिए उन्होंने कहा अस्तित्व प्राथमिक है, यानी भूखे हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। यदि वो जिएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो फिर बड़ी बड़ी कल्पना करना या समाज सुधार की बात करना बेमानी है। हीगल का द्वंद्ववाद आदर्शवादी काल्पनिक है और मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवादी। हीगल के लिए जगत का मूल तत्व आत्मा है और मार्क्स के लिए भौतिक तत्व। हीगल का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक व्यक्ति है, जबकि मार्क्स का अंतिम उद्देश्य वर्गविहीन समाज की स्थापना है। इस प्रकार से हीगल और मार्क्स के विचारों में अंतर है। हालांकि हीगल से मार्क्स ने अपने विचारों को ग्रहण किया और बाद में आप एक कोटेशन डालेंगे कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। ही इस तो पानेबे का एक कथन है, एक कोटेशन है। इस प्रतिभापूर्ण खोज के कारण ही दर्शन शास्त्र प्रथम बार विज्ञान बन सका और ऐसा विज्ञान बन सका जो प्रकृति विज्ञान और मानवीय चिंतन के विकास के वस्तुगत नियमों का ठीक ठाक प्रतिनिधित्व कर सके। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत एक सामान्य विश्व दृष्टिकोण है, इसलिए आपको इसको समझने के लिए ये पूरे चरण समझना आवश्यक है। क्या क्या? हीगल का द्वंद्ववाद वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से गुजरता है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद को ग्रहण किया लेकिन उसे भौतिक आधार प्रदान किया, यानी उन्होंने कहा सारा वास्तविक जगत, यदि हम जिस समाज में हम रहते हैं यदि हम उसी समाज को भूल जाएंगे, उन्होंने कहा कि शरीर का अस्तित्व नहीं बना रहेगा तो दार्शनिक विचार व्यक्त करना संभव नहीं है। हीगल इस संसार को भूल गए जिसने उन्हें अपने विचार तथा उससे संबंधित नियमों की अंतर्वस्तु प्राप्त हुई। इस प्रकार मार्क्स का द्वंद्ववाद यथार्थ जगत के अनुभव सिद्ध तथ्यों पर आधारित है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता को सामने रखकर वे आदर्शवाद तथा आत्मा के संघर्ष में विश्वास नहीं करते। वे तो कहते हैं कि वे विज्ञान में कल्पना को स्थान नहीं देते। उनकी मान्यताएं वास्तविक जगत में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित हैं जो भौतिक दशाओं से कार्य करते हैं। केवल उन्होंने उन्हीं तथ्यों को आधार बनाया जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय प्रयोग सिद्ध हों। मार्क्स हम वास्तविक क्रियाशीलता को लेकर चलते हैं, एंजल्स उनके साथी थे, वो कहते हैं, और उनकी वास्तविक जीवन प्रक्रिया के आधार पर ही बात करते हैं। इस प्रकार मार्क्स पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रत्यक्षवादी अध्ययन का दावा करते हैं। वे अवलोकन के योग्य तथ्यों के संकलन से प्राप्त निष्कर्षों पर अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं जो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, उसके परिणामों को नहीं। आप ये इस बात को कहेंगे कि उसके परिणामों को नहीं।